अब मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ जो बात कभी भी कही नहीं जाती। राष्ट्र का विजन, राष्ट्र निर्माता का विजन क्या था इसके संबंध में। जब संविधान सभा कार्यरत थी, भारत स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 तक भारत में करीब करीब 650 के ऊपर संस्थान थे। प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था उसको, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पतौड़ी, इस प्रकार के संस्थान थे और संस्थानिक भी थे। और फिर सवाल, और इनके कब्जे में 1/3 भारत था और 1/3 पॉपुलेशन भी थी। जाते जाते ब्रिटिशों ने कह दिया कि इन संस्थानों के साथ हमारा करार समाप्त हो गया है और संस्थानिक चाहे तो भारत में विलीन हो सकते हैं, चाहे तो कश्मीर में विलीन हो सकते हैं, पाकिस्तान में विलीन हो सकते हैं, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। यह कैसी डिप्लोमेसी। और इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संस्थान स्वतंत्र नहीं रह सकते। संस्थानों को स्वतंत्रता देने वाला ब्रिटिश शासन अब नहीं है। अब भारत का संविधान सार्वभौम है और हम इस बात को नहीं मानते कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये निर्णय करे कि संस्थान स्वतंत्र होंगे। और इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इंडियन स्टेट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के भूभाग में जितने भी संस्थान हैं, हैदराबाद सहित, हैदराबाद के संबंध में कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलिट्री भेजना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मिलिट्री मत भेजिए। मिलिट्री भेजने का अर्थ होगा कि हम किसी और देश पर आक्रमण कर रहे हैं, अपने प्रदेश में मिलिट्री आक्रमण नहीं करती। इसको आप पुलिस कार्रवाई कहिए, इसको आप क्या कहिए, मिलिट्री भेजिए, परंतु इसको आप पुलिस एक्शन कहिए। ये थे डॉक्टर अंबेडकर। और हैदराबाद में जो किया गया उसको पुलिस एक्शन कहते हैं, मिलिट्री एक्शन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? इंडियन स्टेट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। द यूनियन कैनॉट परमिट देम टू एग्जिस्ट विद इन इट एज आइलैंड्स ऑफ आइसोलेशन। भारत के भूभाग में जितने भी संस्थान है वो भारतीय संघ राज्य का अभिन्न अंग है और भारत का संघ राज्य उन्हें अलग से स्वतंत्र संस्थान के रूप में अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। यह कौन कहता है? यह राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर कहता है। राष्ट्र का विजन जिसके पास है वो डॉक्टर अंबेडकर कहता है कि आपको स्वतंत्र रहने का कोई हक नहीं है, आप यूनियन के पार्ट एंड पार्सल हो। आगे कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, यह बात 1946 के 15 अगस्त 1947 के पहले की है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज नो राइट टू पास एनी लॉ एब्रोगेटिंग पैरामाउंसी एंड टू डिक्लेयर दैट Government of India will never recognize any Indian state as a sovereign independent state। अपने संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहना चाहिए कि हम सॉवरीन है, हम सार्वभौम हैं और हमारी सार्वभौमता के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून बनाने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने ब्रिटिश संविधान सभा ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहना चाहिए कि यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी संस्थान को स्वतंत्र होने का अधिकार प्रदान करती हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है। ऐसा संविधान सभा ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहना चाहिए। यह डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और यह लिखित है, अधिकृत है, बताया नहीं जाता।
सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, बड़ी अच्छी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही माने जाने माने दबंग नेता थे कांग्रेस के, यह भी बात सही है। गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने सारे संस्थानों को भारत में विलीन करने के प्रयास किए हैं, परंतु उसके पीछे भी कई लोगों के प्रयास थे। डॉक्टर आम्बेडकर जैसे विजनरी के भी प्रयास थे, और इसी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पष्टतया ब्रिटिश पार्लियामेंट को और संविधान सभा को कहा था कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो हमारी सार्वभौमता पर आघात करे। हम सार्वभौम हैं, हमारे लिए आप निर्णय नहीं ले सकते। इन संस्थानों का क्या करेंगे यह ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं निश्चित करेगी, हम निश्चित करेंगे। और संविधान सभा ने स्पष्टतया यह ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहना चाहिए, ऐसी डॉक्टर आम्बेडकर ने भूमिका रखी थी। और फिर विभाजन हो गया, विभाजन की घोषणा हो गई। फिर मई 1947 में विभाजन की घोषणा हो गई और डॉक्टर आम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। सारे ही लोग सोचने लग गए कि आगे क्या होगा। इसके संबंध में, डॉक्टर आम्बेडकर के संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर सोचने लग गए, अब मेरे विजन का क्या होगा, अब मेरे मिशन का क्या होगा, अब मुझे ये मंच यदि उपलब्ध नहीं होता है तो क्या होगा। परंतु फिर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। कांग्रेस पत्र लिखे हुए हैं 30 जून 1947 को, 30 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष मुंबई प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सत्ता थी, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेवाएं संविधान निर्माण के लिए आवश्यक है, उन्हें अविरोध निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा जाए। चाहिए तो पत्र मैं आपको बता सकूंगा। फिर 3 जुलाई को 47 को सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की सेवाएं संविधान निर्माण के लिए अनिवार्य है, मोस्ट इसेंशियल। इसलिए मुंबई विधानमंडल से डॉक्टर अंबेडकर को अविरोध संविधान सभा में भेजा जाए। 11 जुलाई को वह पुनर्निर्वाचित होते हैं और 14 जुलाई को फिर से शपथ ग्रहण कर संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। जिनका प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करने वाली कांग्रेस उनको अविरोध निर्वाचित कर भेजने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता मुंबई प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अविरोध निर्वाचित होकर दूसरी बार संविधान सभा में आते हैं और फिर 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। कांग्रेस में नहीं जाते, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कांग्रेस में नहीं जाते। प्रधानमंत्री डेसिग्नेट नेहरू आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को कि डॉक्टर अंबेडकर आप मेरे मंत्रिमंडल में, भारत के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का स्थान ग्रहण कीजिए, यह मेरा अनुरोध है। कौन कहते हैं? प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री? जिसका थंपिंग मेजॉरिटी है संविधान सभा में, प्रचंड बहुमत है संविधान सभा में। वह कहते हैं कि आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के अपने राष्ट्र के निर्माण के हित के लिए
अपने विजन की पूर्ति के लिए, अपने विजन को और अधिक परिष्कृत करने के दृष्टि से पंडित जवाहरलाल नेहरू का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और 15 अगस्त 1947 को शपथ लेते हैं स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री पद की। यह है डॉक्टर आम्बेडकर। और फिर और एक सबसे बड़ी बात, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य चुनती है। मसौदा समिति काय के लिए गठित की गई? मसौदा समिति संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई। कौन से आधार पर? संविधान सभा में स्वीकृत अलग अलग समितियों की सिफारिशों पे आधार पर मसौदा लिखने के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति गठित की गई। और 30 अगस्त 1947 को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति अपना अध्यक्ष चुनती हैं और अपने विजन के अनुसार नए भारत का निर्माण करने के लिए संविधान लिखने का दायित्व डॉक्टर आम्बेडकर को सौंपा जाता है, जो डॉक्टर आम्बेडकर के लिए अपने विजन को मूर्त रूप देने के लिए सब स्वर्णिम अवसर था संविधान सभा के मंच पर जिन्हें प्राप्त हुआ। आसान नहीं था संविधान लिखना, आसान नहीं था संविधान लिखना, क्योंकि संविधान मसौदा समिति के समक्ष, मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समक्ष कुछ चुनौतियां भी थी। उन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस संविधान का निर्माण करने का दायित्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर सौंपा गया था। पहली चुनौती थी हिंदुत्ववादी विचारधारा की। 15 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की निर्मित हुई। बचे हुआ भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यह मांग थी आरएसएस की, यह मांग थी हिंदुत्ववादी शक्तियों की। परंतु डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के बहुतांश सदस्य भारत को सेक्युलर स्टेट घोषित करना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर डेमोक्रेसी चाहते थे, सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते थे। कैसी डेमोक्रेसी चाहते थे? सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते थे। और इसीलिए उनके सामने हिंदुत्ववादियों की चुनौती थी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी अल्पसंख्यकों की बहुतों बड़ी संख्या भारत में विद्यमान थी और इसीलिए दूसरी चुनौती थी पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी जो धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में है उनके हकों की गारंटी देने की, उनके हकों की गारंटी देने की। विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और तीसरी चुनौती थी अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेषाधिकार देने की। विशेषाधिकार यह शब्द प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज व्यवस्था ने उनके कुछ अधिकार छीन लिए थे, उनके प्रति भेदभाव किया जाता था और इसीलिए उनको सामाजिक न्याय मिले, इसीलिए विशेष अधिकार की। और इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मसौदा समिति ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान के मसौदे का निर्माण किया। वास्तव में मसौदा समिति ने नहीं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा बनाया, ऐसा मैं बाद में कहूँगा। आज इतना ही कहूँगा कि मसौदा समिति ने मसौदा बनाया और 4 नवंबर 1948 को
डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के विजन का प्रतीक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत कैसा होगा, इसका विजन संविधान के मसौदे के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी और वह भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है और इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित होगी। और उस डेमोक्रेसी में अल्पसंख्यकों के हक सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी बहुसंख्याक देंगे। उस संविधान में, उस तांत्रिक संविधान में अनुसूचित जनजाति जातियों के सामाजिक न्याय की व्यवस्था की ऐसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, फेडरल स्ट्रक्चर होगा। अडवाणी जी 1996 में, मोदी जी को याद दिलवाना चाहता हूँ, 1996 में जब रामबाबू माड़गी प्रबोधिनी में भाषण दे रहे थे, तब वह कहते हैं कि भारत में विघटनवादी इतने तत्व इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी भारत एकात्म है। इसका कारण डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान निर्माण किया वह फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर भी भारत को यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। और इस यूनियन गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर है क्योंकि राज्यों की स्वतंत्र सूची है, राज्यों के स्वतंत्र अधिकार है, केंद्र के स्वतंत्र अधिकार होने के बाद भी यह फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। और इसीलिए भारत आज तक एक संघ रहा है। संविधान निकल गया, संविधान उद्ध्वस्त हो गया, भारत टूट जाएगा। मोदी जी ने यह समझ लेना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। संविधान जिस दिन टूट जाएगा उस दिन भारत एक संघ नहीं रहेगा, क्योंकि संविधान ने कहा है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। पढ़िए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है, परंतु पढ़िए 4 नवंबर 1948 का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण। संविधान सर्वोपरि होगा, व्यक्ति नहीं, पक्ष नहीं, पद नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद नहीं, संविधान सर्वोपरि होगा। क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, राज्यपाल, विधानसभा, यह सारे ही संविधान की निर्मित है। सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान की निर्मित है और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान का एक मूलभूत संरचना होगी, बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसमें सबसे पहला आइटम है संविधान सर्वोपरि है। मोदी जी को यह समझना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान की नैतिकता का पालन करते हुए मोदी जी को अपना शासन चलाना चाहिए। यह संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और फिर उद्देशिका, फंडामेंटल राइट्स
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से डॉक्टर आम्बेडकर अपना विजन रखते हैं, अपना मिशन रखते हैं। तो संक्षेप में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य, लोक सार्वभौम, संविधान सर्वोपरि। और फिर इस संविधान को स्वीकृति मिल जाती है 26 नवंबर 1949 को। संविधान को स्वीकृति मतलब डॉक्टर BR आम्बेडकर के नए भारत के विजन को स्वीकृति है। और इसीलिए केवल मसौदा लिखने का काम नहीं अकेले ने लिखा। पढ़िए 5 नवंबर 1948 का TT कृष्णमाचारी का भाषण, जिसमें कहते हैं कि मसौदा समिति ने नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर ने यह मसौदा रखा है। परंतु मसौदा लिखने से भी अधिक मसौदे को स्वीकृति प्राप्त करने का काम कठिन था, और यह भी काम डॉक्टर आम्बेडकर ने पूरा किया। और इसीलिए संवैधानिक मंच का उपयोग कर अपने विजन के अनुसार कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज़ेस जरूर करने पड़े, परंतु कॉम्प्रोमाइज़ेस के बाद भी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, निष्ठा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अपने विजन के अनुसार डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान को स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। सारे ही आक्षेपों का उत्तर देते हैं डॉक्टर आम्बेडकर और कहते हैं कि कांग्रेस का बहुमत था संविधान में, कांग्रेस का बहुमत अनुकूल था, इसीलिए इस प्रकार का संविधान का निर्माण संभव हुआ है। इसका मतलब आम्बेडकर के विजन को कांग्रेस ने अपना विजन माना। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सफलता है। जो विरोध में थे वह भी उनके विजन को अपना विजन मानने लग गए। और फिर संसदीय, और वहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं 25 नवंबर को कि भाई मैंने लोकतंत्र पश्चिम से नहीं लिया है, फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया है, मैंने लोकतंत्र को बुद्ध के संघ से लिया है और लोकतंत्र को जिंदा रखना है। डॉक्टर आम्बेडकर के विजन को जिंदा रखना है तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक पद्धतियों का ही स्वीकार करना पड़ेगा, व्यक्ति पूजा नहीं। और अंत में कहते हैं कि यदि इस भारत का निर्माण करना है, इस संविधान को जिंदा रखना है, इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो यह लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना पड़ेगा। विजन आगे का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो संविधान ने दे दी है, परंतु इसको सामाजिक डेमोक्रेसी में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसको प्रत्येक भारतीय ने अपने जीवन के मूल्य बनाने पड़ेंगे। जीवन की पद्धति के रूप में इन मूल्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। 26 नवंबर 1949 तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समारोह का भाषण करते हैं और उस समारोह के भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैंने संविधान सभा की सारी कार्रवाई को देखा है। मैं ही एक अकेला व्यक्ति ऐसा था कि जो पूरे सत्र में उपस्थित था, और मैं ये कह सकता हूँ अभी अंत में कि संविधान सभा ने अनेक अच्छे निर्णय लिए हैं, परंतु मुझे लगता है कि संविधान सभा का सबसे अच्छा निर्णय था डॉक्टर BR आम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य चुनना, और उससे भी अधिक अच्छा निर्णय था डॉक्टर BR आम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाना। मतलब संविधान सभा का सबसे अच्छा निर्णय कौन सा है राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि से? डॉक्टर BR आम्बेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाना। और फिर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं उन्होंने
संविधान सभा के इस निर्णय को केवल न्याय नहीं दिया, इस निर्णय की गरिमा भी बढ़ाई है, इस निर्णय की गरिमा भी बढ़ाई है। तो संविधान सभा का सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष यह कहता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान के निर्माता का दायित्व सौंपकर सबसे अच्छा निर्णय लिया है, इसके अतिरिक्त और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आइए संविधान के निर्माता के संबंध में कुछ और हम देखें, लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा के कुछ सदस्य क्या कहते थे, यह भी देखिए। क्योंकि संविधान यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नए भारत का विजन है और इसको स्वीकार किया है संविधान सभा ने। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया, मतलब सारे भारत ने इसको स्वीकार किया। संविधान सभा ने स्वीकार किया, मतलब सारे भारत ने स्वीकार किया। जब संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को अर्पित करते हैं, तो इसका मतलब भारत के लोगों ने संविधान को स्वीकार किया। यदि हम यह मानते हैं कि संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विजन का रूप है, विजन है, तो इसका मतलब नए भारत के डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को भारत के लोगों ने स्वीकृत किया। आइए संविधान सभा में क्या कहते हैं। 17 नवंबर 1949 प्रेसिडेंट प्रस्ताव रखते हैं कि सर, डॉक्टर अम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं, प्रेसिडेंट सर, आई मूव that the constitution as settled by the assembly be passed। ये नहीं कहते कि मैंने जो संविधान निर्माण किया है उसको संविधान सभा ने स्वीकृत कीजिए। लोकतंत्र की प्रणाली में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र की प्रणाली में अपनी एक पद्धति होती है, वहाँ व्यक्ति नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर प्रस्ताव रख रहे हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते और रखते हैं कि भाई जैसा संविधान सभा ने संविधान को निर्धारित किया है, संविधान सभा ने जिस संविधान को निश्चित किया है उस संविधान को स्वीकार किया जाए। निश्चित हो गया, अब इसको स्वीकार कीजिए और औपचारिकता पूरी कीजिए। आपका ही संविधान है, आपने ही निश्चित किया है, आपने ही निर्धारित किया है। अब स्वीकृति की मोहर लगाकर इसको भारत का संविधान करके घोषित कीजिए। ऐसा प्रस्ताव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने ही निर्मित संविधान के संबंध में 17 नवंबर 1949 को रखते हैं और उसके बाद अंतिम पर्व शुरू हो जाता है संविधान सभा का। उसको तीसरा वाचन कहते हैं, थर्ड रीडिंग कहते हैं, अंतिम पर्व। और इसमें सदस्य क्या कहते हैं, आइए। कुलाधार चालिहा कहते हैं, अम्बेडकर हैज सेठ गोविंददास कहते हैं, इट हैज़ बीन सेड दैट डॉक्टर अम्बेडकर दैट ही इज़ द मनु ऑफ द प्रेजेंट एज। इस संविधान सभा में कहा गया है, सेठ गोविंददास कहते हैं, कि डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक युग के मनु है, वर्तमान युग के मनु है। क्यों कहा ऐसा संविधान सभा के सदस्यों ने? इसलिए कहा कि मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी स्वतंत्र भारत की नई स्मृति लिखी है, इसीलिए उनको मनु कहा गया है, ऐसा सेठ गोविंददास कहते हैं। कुलाधर चालिहा कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ प्रोड्यूस्ड ए वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ प्रोड्यूस्ड ए वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन। स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, 3 शब्द पर्याप्त है। डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ प्रोड्यूस्ड ए वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन। यह कोई डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी नहीं थे।
डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी नहीं थे, यह कांग्रेस के सदस्य थे। और मंडलोई जी कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सक्सेसफुली पायलटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वह डॉक्टर आम्बेडकर को इसलिए धन्यवाद नहीं देते कि उन्होंने मसौदा तैयार किया, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ही वह व्यक्ति है जिन्होंने उनका तैयार किया हुआ मसौदा संविधान सभा द्वारा स्वीकृत करवा लिया। यह भी बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं थी। जहाँ क्रीम बैठा है सोसाइटी का, उनसे स्वीकृत करवाना। और फिर नागपुर से तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में करने वाले H.J. खांडेकर क्या कहते हैं। मैं अभी विस्तार में अंग्रेजी में नहीं जाऊंगा, सीधा हिंदी में उनके अनुवाद को मैं बताना चाहूँगा। H.J. खांडेकर जी कहते हैं, अब तक इस देश पर मनुस्मृति का राज था और इस मनुस्मृति के राज में भारत अंधकार के युग में था। अब जो नई स्मृति हम स्वीकार करने जा रहे हैं वह डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा ड्राफ्ट की हुई है और इसीलिए मैं इसको महार स्मृति कहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर कल भी महार थे, आज भी महार है, परसों क्या होंगे मुझे नहीं मालूम, परंतु अभी संविधान सभा में बैठे हुए डॉक्टर आम्बेडकर महार है और इसीलिए मैं इसको महार स्मृति कहता हूँ, एक महार द्वारा लिखी गई स्मृति कहता हूँ। और मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि यह महार स्मृति मनुस्मृति का अंधकार युग समाप्त कर देगी और भारत को स्वर्ग रूप में रूपांतरित करेगी। आने वाला भारत स्वर्ग का रूप का भारत होगा, स्वर्णिम अध्याय होगा इस संविधान के चलते, इसलिए मैं इसे महार स्मृति कहता हूँ। केशवराव जेधे जो शायद महात्मा ज्योतिराव फुले के अनुयायी थे और उनके ही मूवमेंट से जुड़े हुए थे ज्योतिराव फुले, और वह कहते हैं कि मैं इसको भीम स्मृति कहता हूँ, मैं इसको भीम स्मृति कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के अनुयायी एक दूसरे को जय भीम करके संबोधित करते हैं और इसीलिए मैं इसको भीम स्मृति कहता हूँ। तो इस प्रकार से यह संविधान डॉक्टर आम्बेडकर की निर्मित है, ऐसा मानने वाले जानने वाले संविधान सदस्य, बहुतांश संविधान सदस्यों ने डॉक्टर आम्बेडकर के इस प्रकार के योगदान के लिए, इस प्रकार के विजन को रखने के लिए अपने अपने ढंग से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। और फिर अंत में 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत 17 नवंबर 1949 का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, It now remains to put the motion which was moved by Dr. Ambedkar to vote of the House. The question is, the Constitution as settled by the Assembly be passed. The motion was adopted. Prolonged cheers. डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा रखा गया संविधान को स्वीकृति का प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकृत किया और दीर्घ समय तक तालियों की गूंज होती रही संविधान सभा में। किसका द्वारा निर्मित है संविधान? डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा निर्मित। किसका विजन है संविधान? डॉक्टर आम्बेडकर का विजन है संविधान। किसका सपना है संविधान में भारत का? डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान है। और उस संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति दी, सारे भारत ने स्वीकृति दी कि यह विजन
हमारा विजन है और इसको साकार करने के लिए हम संकल्पबद्ध है। केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं, भावी पीढ़ियां भी इस विजन के आधार पर नव भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत नए भारत का विजन यदि समझना है तो संविधान के 3 भागों को बड़े ही बारीकी से जानना समझना जरूरी है। पहला तो संविधान की उद्देशिका, दूसरा संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स और तीसरा संविधान का चौथा परिच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन तीनों को मिलाकर संविधान की फिलॉसफी सामने आती है। तीनों को मिलाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी सामने आती है। तीनों को मिलाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विजन सामने आता है और इसीलिए संविधान को केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग द स्टेट इतना संविधान का अर्थ नहीं है। संविधान विजन भी है, संविधान फिलॉसफी भी है। संविधान को केवल लीगल डॉक्यूमेंट मानने की गलती मत कीजिए। संविधान फिलॉसफी है, मानव के मुक्ति की फिलॉसफी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रतीक है संविधान। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्वतंत्र भारत के विजन का प्रतीक है संविधान और यह विजन निर्माण करने का संकल्प तत्कालीन पीढ़ी ने किया था और आने वाली पीढ़ियों में भी किया है। मैं इसके संबंध में विस्तार में नहीं जाऊंगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या है भारत का विजन, कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने रखे हैं, उसके आधार पर मैं यह विजन रखना चाहता हूँ। इस प्रकार से भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय इन चिरंतन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र होगा। यह मूल्य चिरंतन मूल्य है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय इन चिरंतन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र होगा। यह भौतिक राष्ट्र होगा, मटेरियल स्टेट होगा, आध्यात्मिक या भावनात्मक राष्ट्र नहीं होगा। हिंदुत्ववादी कहते हैं कि हम राष्ट्र थे, हम एक प्रकार से जिसको क्या कहेंगे कि हम कल्चरल नेशन थे, हम सांस्कृतिक राष्ट्र थे। डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, हम मटेरियलिस्टिक स्टेट है क्योंकि हम सेक्युलर है। मटेरियलिज्म का मतलब सेक्युलरिज्म। यह सर्वसमावेशक राष्ट्र होगा। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सारे जाति धर्मों के लोगों का मिलाकर यह राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, ईश्वर निरपेक्ष राष्ट्र होगा। राष्ट्र का कोई ईश्वर नहीं होगा, राष्ट्र का राष्ट्र ही ईश्वर होगा। राष्ट्र का राष्ट्र के लोग ही ईश्वर होंगे। राष्ट्र का कोई ईश्वर नहीं होगा, राष्ट्र की कोई जाति नहीं होगी, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। अल्पसंख्यक धर्मों सहित सारे ही धर्मों को धर्म स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देने वाला राष्ट्र होगा। धर्म विरोधी नहीं है राष्ट्र, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, परंतु राष्ट्र धर्म विरोधी नहीं है क्योंकि राष्ट्र मानता है कि व्यक्ति का धर्म हो सकता है और इसीलिए सारे ही धर्म को धर्म की स्वतंत्रता देने वाला राष्ट्र होगा। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता कायम रखते हुए सारे भारतीय होने के नाते एकात्मता तथा बंधुता इस राष्ट्र में विद्यमान रहेगी, ऐसा राष्ट्र होगा। बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मान्यता देने वाला राष्ट्र होगा और उनके संवैधानिक हकों की गारंटी देने वाला राष्ट्र होगा। इस देश का प्रत्येक वर्तमान तथा भावी नागरिक को इस राष्ट्र का राष्ट्रीय मानने वाला नागरिक होगा।
CAA के अनुसार केवल हिंदू, बौद्ध और सिख यह पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आने वाले भारत के नागरिक हो गए, ऐसा मानने वाला राष्ट्र नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष नागरिकता को मानने वाला राष्ट्र होगा और उनको भारतीय यह पहचान देने वाला राष्ट्र होगा। यह देश में धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि आधारों पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस सिद्धांत को मानने वाला राष्ट्र होगा। साथ ही इस भेदभाव से पीड़ित लोगों को जब तक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण की गारंटी देने वाला राष्ट्र होगा। इस राष्ट्र के निर्माण का संकल्प डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का था, संविधान सभा का था, भारत के तत्कालीन लोगों का था, तत्कालीन पीढ़ियों का था, आने वाली पीढ़ियों का भी यह संकल्प है, क्योंकि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा अधिकृत, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है और स्वयं को अर्पित किया गया है। भारत राष्ट्र, इस प्रकार का भारत राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, परंतु फिर भी ऐसे भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक गतिमान है। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत, जब तक संविधान को जिन लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित कर स्वयं को अर्पण किया है, ऐसे लोगों के सपनों का भारत अस्तित्व में नहीं आता, तब तक राष्ट्र के निर्माण की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसीलिए वी आर ए नेशन एंड वी आर ए नेशन इन द मेकिंग, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आइए हम सब भारतीय मिलकर डॉक्टर आम्बेडकर के विजन का भारत निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अपना योगदान देने का संकल्प करें। धन्यवाद। मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और इस मंगल कामना के साथ कि आप इस भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।